कभी कभी इंसान की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां आगे जाने का रास्ता भी मौत से गुजरता है और पीछे लौटना नामुमकिन होता है। रूही अग्रवाल की कहानी कुछ ऐसी ही थी। एक खूबसूरत महिला, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, इज्जत और एक खुशहाल शादी। लेकिन फिर एक दिन अलमारी खुली और उसमें मिली उसकी लाश, जिसने पूरे शहर को दहला दिया। रूही अग्रवाल, एक सीधी सादी और समझदार लड़की जो नोएडा की एक बड़ी आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करती थी। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती थी, अच्छा करियर, अच्छा घर और एक अच्छा परिवार। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। रूही की शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे, लेकिन रिश्ता पहले ही साल से बोझ बनने लगा था। उसका पति अमित, जो एक बैंक में नौकरी करता था, हर बात पर शक करता था। ऑफिस देर से आना, किसी मेल पर हंस देना या किसी पुराने दोस्त का कॉल आ जाना, ये सब उसके लिए बर्दाश्त के बाहर था। शादी के बाद धीरे धीरे रूही ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। दोस्तों से मिलना बंद, ऑफिस में शांत रहना और हर चीज पर सफाई देना। लेकिन एक हद के बाद वो भी टूट गई। एक दिन रूही ने अपनी सबसे करीबी दोस्त प्रिया से कहा, अब नहीं सह सकती यार, तलाक देने का सोच रही हूँ। प्रिया थोड़ी चौंकी। तू पक्का है ना? रूही ने कहा। हाँ, अब बस हो गया। मैं अपनी जिंदगी किसी की शक की दीवारों में नहीं बिताऊंगी। लेकिन किसे पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन जाएगा। अगले दिन रूही ऑफिस नहीं पहुंची। फोन बंद, घर पर ताला। प्रिया ने कॉल किया, फिर ऑफिस के एचआर को बताया। शाम होते होते पुलिस उसके फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। जब दरवाजा खोला गया तो सब सन्न रह गए। रूही की लाश उसी अलमारी में मिली जिसमें वो अपनी शादी की साड़ी और पुरानी यादें रखती थी। अब सवाल था, ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये एक मैसेज था। पुलिस को शक सीधा अमित पर गया, लेकिन अमित ने कहा, मैं तो सुबह से बैंक में था, सीसीटीवी देख लो। पर पुलिस जानती थी, शक करना एक बात होती है और किसी को मार देना बिल्कुल दूसरी। अब सवाल उठने लगे, क्या अमित सच बोल रहा है? क्या कोई तीसरा इंसान इस रिश्ते की दीवारों के पीछे छुपा हुआ था? या फिर रूही के फैसले ने ही किसी को इतना बुरा लगा दिया था कि उसने उसकी पूरी जिंदगी ही छीन ली? रूही अग्रवाल की लाश मिलने के बाद पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक सनसनी में था। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और मीडिया की हलचल में एक चीज सबसे ज्यादा चुभ रही थी, रूही की मौत। रात के अंधेरे में ऐसे वक्त हुई जब दरवाजा अंदर से बंद था और सबसे चौंकाने वाली बात, फ्लैट के अंदर कोई जबरन घुसने का निशान नहीं था। सीसीटीवी खंगाला गया। बिल्डिंग की मेन एंट्री पर रात 8:12 पर रूही अकेले घर लौटती दिखी। उसके बाद कोई नहीं आया। तो सवाल था, उसकी हत्या किसने की? पुलिस को शक की सुई सबसे पहले उसके पति अश्विन मेहता पर गई। रूही और अश्विन की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन कुछ महीनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रूही ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बताया था कि वो अश्विन से तलाक लेना चाहती है। वजह, अश्विन का बर्ताव बदल गया है, वो मुझे समझता नहीं और अब तो हाथ उठाने भी लगा है। रूही की एक दोस्त ने ये बयान पुलिस को दिया। अश्विन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आप कहाँ थे कल रात 9 बजे? मैं गुरुग्राम में था, अपने ऑफिस में मेरी मीटिंग थी। कोई गवाह? हाँ, मेरा जूनियर शुभम, वो साथ था। पुलिस ने शुभम से संपर्क किया। शुभम ने बताया, सर रात 7 बजे निकल गए थे, कहाँ कि घर जा रहे हैं। फिर मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। यानी अश्विन का अलिबाई कमजोर पड़ गया। उसी रात फॉरेंसिक टीम को अलमारी से रूही का मोबाइल मिला, टूटा हुआ, डिस्प्ले क्रैक, लेकिन फोन ऑन था। फोन डाटा खंगालते हुए एक आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग मिली। तुम जैसे लोग सिर्फ डराना जानते हो, लेकिन अब मैं डरूंगी नहीं अश्विन। जो करना है कर लो, मैं कल ही लीगल नोटिस भेज रही हूँ। इनफ इज इनफ। ये सुनते ही इन्वेस्टिगेशन का रुख तेज हो गया। लेकिन एक चीज अब भी उलझा रही थी, अगर अश्विन ही हत्यारा है तो वो फ्लैट के अंदर गया कैसे? क्योंकि किसी ने भी उसे इमारत में आते नहीं देखा। क्या रूही ने खुद ही दरवाजा खोला था या कोई और अंदर पहले से मौजूद था? पुलिस ने रूही के कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स और मेल्स को खंगालना शुरू किया और एक नाम सामने आया, राघव मल्होत्रा, एक सीनियर कलीग जो पहले उसी कंपनी में काम करता था। कुछ महीने पहले इस्तीफा दे चुका था, लेकिन रूही से अब भी बातें होती थीं। एन राघव से जब पूछताछ हुई, उसने कहा, मैं रूही से सिर्फ प्रोफेशनली बात करता था। हाँ, दोस्त थे, लेकिन अब 3 महीने से हमारी कोई बात नहीं हुई। पुलिस को उसका जवाब अधूरा और बनावटी लगा। अब 2 शक की सुई थीं, अश्विन और राघव। लेकिन तभी एक नया सीवीटी फुटेज सामने आया जो पिछले कैमरा एंगल से छूट गया था।
रात 11:47 एक काली हुडी पहने एक शख्स फ्लैट के बैक स्टेयरकेस से चुपचाप आता दिखा। कैमरे में उसका चेहरा नहीं था, लेकिन हाइट, चाल और शरीर की बनावट राघव से मेल खाती थी। और अब पुलिस को समझ आ गया था, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन था जिसमें हर चीज पहले से तय की गई थी। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था, क्या रूही का मर्डर किसी एक ने किया था या ये दो लोगों की साजिश थी? जवाब अगली तहकीकात में छुपा था। जैसे जैसे पुलिस तहकीकात में आगे बढ़ रही थी, रूही की मौत अब एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश लग रही थी। एक ठंडी, सोच समझकर रची गई साजिश। सीवीसी में जो काली हुडी वाला शख्स दिखा था, उसकी हाइट और चाल देखकर शक गहराया राघव मल्होत्रा पर। पुलिस ने दोबारा राघव को बुलाया। इस बार सवाल सीधा था, क्या आप 18 जून की रात 11:30 के आसपास नोएडा सेक्टर 99 में थे? राघव बोला, नहीं, मैं घर पर था, मेरी माँ भी थी, आप उनसे पूछ सकते हैं। माँ से पूछताछ हुई। उन्होंने कहा राघव अपने कमरे में था, लेकिन उन्होंने 9 बजे के बाद उसे नहीं देखा। अब पुलिस को एक नई दिशा मिली, राघव के फोन की लोकेशन। फोन रिकॉर्ड से पता चला, रात 10:28 से 12:05 तक राघव का मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन 12:10 के बाद फोन ऑन हुआ। और लोकेशन नोएडा एक्सप्रेस, यानी वो उस रात बाहर जरूर था। राघव के पुराने मैसेज, कॉल लॉग और ईमेल्स को खंगालते हुए पुलिस को एक मेल मिला। रूही को लिखा गया था, 2 हफ्ते पहले मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं, या तो वो तलाक ले या मैं सब खत्म कर दूंगा। मेल भेजने वाला था राघव। अब शक को नाम और मकसद दोनों मिल चुके थे, लेकिन तभी केस ने एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक अनजानी बात पता चली। रूही के नाखूनों के नीचे 2 लोगों की स्किन पार्टिकल्स मिले थे। डीएनए टेस्ट हुआ। पहला डीएनए राघव का था, लेकिन दूसरा निखिल अग्रवाल यानी रूही का पति। यानी रूही की मौत के वक्त 2 लोग वहां मौजूद थे। अब पुलिस के सामने 2 संभावनाएं थीं, या तो निखिल और राघव ने मिलकर रूही को मारा, या फिर कोई तीसरा राज अब तक छुपा था। लेकिन पुलिस को शक था, इतनी सुलझी हुई प्लानिंग एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। और तभी एक और अहम चीज सामने आई। रूही की अलमारी में छुपे एक पुराने मोबाइल का बैकअप डेटा। उसमें एक वीडियो मिला, कुछ सेकंड का, लेकिन रूह कंपा देने वाला। वीडियो में रूही बुरी तरह डरी हुई थी, कांपती आवाज में बोल रही थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार राघव और निखिल होंगे। दोनों मुझे डरा रहे हैं और दोनों नहीं चाहते कि मैं तलाक लेकर उनके बीच की सच्चाई बाहर लाऊं। ये था प्री रिकॉर्डेड डाइंग स्टेटमेंट, जो उसने शायद पहले से महसूस करके बना लिया था कि उसकी जान खतरे में है। पुलिस को अब सिर्फ सबूत नहीं, एक मृत औरत की चीखती हुई गवाही मिल चुकी थी। अब अगला कदम था निखिल और राघव की गिरफ्तारी। लेकिन जब पुलिस दोनों के घर पहुंची तो निखिल घर पर मौजूद था, राघव गायब। राघव फरार था और अब इस केस ने करवट ले ली थी। एक भागा हुआ संदिग्ध, एक झूठा पति और एक कत्ल जिसकी गहराइयां अब भी खुलनी बाकी थीं। कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, लेकिन रूही की मौत अब सिर्फ एक केस नहीं रही, ये एक दबाव बन चुकी थी। मीडिया, ऑफिस और उसके जानने वालों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर रूही की मौत का जिम्मेदार कौन है? इसी बीच रूही की मोबाइल कॉल डिटेल रिपोर्ट आई। आखिरी कुछ दिनों में उसने सबसे ज्यादा कॉल्स किए थे विक्रम नाम के एक शख्स को। विक्रम कौन था ये? जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो घबरा गया। उसने कहा, मैं और रूही कॉलेज फ्रेंड्स थे, हाल ही में फिर से बात शुरू हुई थी, लेकिन हम सिर्फ दोस्त थे। पुलिस ने पूछा, तो फिर इतने कॉल्स? और रूही के पति से झगड़े की वजह भी आप थे क्या? विक्रम चुप रहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, रूही अपने रिश्ते से खुश नहीं थी, कई बार रोती थी, बोलती थी कि वो तलाक लेना चाहती है। ये एक नया मोड़ था। अब तक माना जा रहा था कि रूही का झगड़ा उसके पति से सिर्फ मामूली मतभेद थे, लेकिन विक्रम के मुताबिक वो अपने पति की शक की आदत और अत्याचार से परेशान थी। पुलिस ने रूही की डायरी मंगवाई, जो उसके बेडरूम की एक दराज में मिली थी। उस डायरी के पन्नों में दर्ज था उसका दर्द, उसका गुस्सा और उसके डर। मैं अब और नहीं झेल सकती, वो मुझ पर हाथ उठाता है, मेरी आजादी छीन ली है, मैं इस रिश्ते से निकलना चाहती हूं, लेकिन डरती हूं, अगर मैं गई तो शायद वो मुझे मार ही डाले। ये पढ़ते ही पुलिस को झटका लगा। क्या रूही की मौत कोई अचानक हादसा नहीं थी? क्या ये एक प्लान्ड मर्डर था? पुलिस ने अब अपने शक की सुई रूही के पति पर और तेजी से घुमाई। इसी दौरान
सोसाइटी के एक गार्ड ने चुपचाप पुलिस को एक बात बताई, सर, घटना वाली रात रूही मैम बहुत गुस्से में थीं। उन्होंने अपने पति को मार डालने तक की बात कही थी। पुलिस ने पूछा, किससे कहा था? मुझे नहीं पता सर, किसी से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन आवाज बहुत तेज थी। उन्होंने कहा, अगर उसने हाथ उठाया ना तो इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब केस और पेचीदा हो गया था। रूही का गुस्सा, उसका डर, उसकी धमकी, क्या वो खुद किसी मंझधार में फंसी थी या फिर कोई और उसकी मौत का प्लान बना रहा था? पुलिस अब सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीवीसीटी फुटेज और विक्रम के बयानों की बारीकी से जांच करने लगी। और तभी सीवीसीटी कैमरे में एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसकी उस घर में मौजूदगी किसी को नहीं पता थी। वो कौन था और उसने उस रात क्या देखा? पुलिस अब तक 3 मुख्य लोगों पर नजर गड़ा चुकी थी। रूही का पति अर्पित अग्रवाल, रूही की बहन की दोस्त अंजलि और सोसाइटी का चौकीदार रामू। लेकिन केस को असली मोड़ उस दिन मिला जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। अलमारी में जिस हालत में रूही की लाश मिली थी, उसके गले पर एक गहरा निशान था जो साफ तौर पर किसी तार या रस्सी से गला दबाकर हत्या का संकेत था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, रूही के नाखूनों में किसी और की चमड़ी के अंश मिले थे और फॉरेंसिक जांच में वो डीएनए किसी पुरुष का निकला जो ना तो अर्पित का था ना ही किसी और जानने पहचानने वाले का। पुलिस के हाथ में अब एक गुमनाम कातिल की परछाई थी। उस रात का सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर खंगाला गया। 8:43 शाम, रूही अपनी बालकनी में खड़ी थी। 8:51 शाम, लाइट्स ऑफ हुई। 9:07 शाम, कोई शख्स सोसाइटी के मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ, मुंह पर मास्क, कंधे पर बैग और चलते हुए बार बार पीछे देखता हुआ। वो लिफ्ट से 7वीं मंजिल तक गया जहां रूही का फ्लैट था, लेकिन वहां से कोई नीचे नहीं लौटा। 9:56 रात, अर्पित की गाड़ी सोसाइटी में एंटर करती है। 9:50 रात, वो ऊपर जाता है और करीब 10 मिनट बाद सीढ़ियों से नीचे आता है। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। सीसीटीवी टाइमलाइन और कॉल रिकॉर्ड्स को मिलाकर एक और बड़ी बात सामने आई। रूही की आखिरी कॉल 8:39 पर गई थी अंजलि को, जिसमें वो किसी सरप्राइज विजिटर का जिक्र कर रही थी। पुलिस ने तुरंत अंजलि से दोबारा पूछताछ की, क्या तुम्हें पता था रूही से उस रात कौन मिलने आया था? अंजलि कांपती आवाज में बोली, रूही ने कहा था कोई पुराना दोस्त मिलने आ रहा है, शायद कॉलेज से, लेकिन नाम नहीं बताया। पुराना दोस्त? हाँ, उसने एक नाम लिया था, शायद नीरज या नीलेश, कुछ ऐसा। अब पुलिस की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। रूही की पुरानी मेल्स, इंस्टाग्राम मैसेजेस और फेसबुक इनबॉक्स की जांच शुरू हुई। वहीं से एक नाम सामने आया, नीलेश सक्सेना, रूही का कॉलेज फ्रेंड जो एक समय में उसका बॉयफ्रेंड भी था। और झटका तब लगा जब यह पता चला कि नीलेश कुछ हफ्तों पहले ही दुबई से इंडिया वापस आया था और उसी दिन जब रूही मरी, नीलेश का फोन लोकेशन नोएडा में ट्रेस हुआ था, ठीक उसी सोसाइटी के पास। पुलिस ने नीलेश को हिरासत में लिया। शुरुआत में उसने साफ इनकार किया, मैं रूही से सालों से नहीं मिला। लेकिन जैसे ही कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग और फॉरेंसिक सबूत सामने रखे गए, वो टूट गया। उसने कबूल किया, मैं उससे माफी मांगने गया था, पर उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की बातें कही, कहा कि वो मेरी बीवी को सब बता देगी। गुस्से में मैंने धक्का दिया और वो गिर गई। फिर तुमने उसका गला क्यों घोंटा? नीलेश चुप रहा और कुछ सेकंड बाद बोला, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि अब मेरी बारी है सब कुछ खोने की। लेकिन क्या नीलेश ही असली कातिल है या वो सिर्फ एक मोहरा है किसी और बड़ी साजिश का? क्योंकि पुलिस को एक और नया सुराग मिला था जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। रूही अग्रवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। टाइम ऑफ डेथ रात के 2:30 के आसपास। गला घोंट कर मर्डर किया गया था और कोई जबरदस्ती या फाइट का निशान नहीं मिला। पुलिस को अब यकीन हो चला था ये मर्डर उसी ने किया है जो रूही के बेहद करीब था और शक की सुई घूम रही थी उसके पति अंशुमान अग्रवाल पर। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो रात के 2:13 पर अंशुमान को सोसाइटी में एंटर करते हुए देखा गया। उसने दावा किया था कि वो रात भर ऑफिस में था, लेकिन उसके लोकेशन डेटा और कार्ड स्वाइप रिकॉर्ड्स उसकी बात से मेल नहीं खाते थे। और जो सबसे बड़ा सबूत मिला वो था रूही के कमरे से मिला एक टूटा हुआ ब्रेसलेट जिस पर हल्का खून लगा था और डीएनए रिपोर्ट में साफ हो गया वो खून अंशुमान का ही था।
अब अंशुमान को पुलिस कस्टडी में लिया गया। पूछताछ के तीसरे दिन वो टूट गया। उसने कबूल किया, रूही ने मुझसे तलाक मांगा था। वो मुझे छोड़ना चाहती थी और मेरी जॉब छीनने की धमकी दे रही थी। मैंने गुस्से में आकर उसे गला दबाकर मार डाला। मुझे लगा मैं बच जाऊंगा, क्योंकि कोई नहीं जानता था उस रात मैं वहां था। लेकिन सीसीटीवी, डीएनए और रूही की आवाज रिकॉर्डिंग ने इस केस को एक खुला चिट्ठा बना दिया। अदालत में ट्रायल चला। अंशुमान अग्रवाल को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रूही के माता पिता ने कहा, हमने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन अब कम से कम हमें इंसाफ मिला। कभी कभी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक फैसले लेते हैं। रूही अग्रवाल ने अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन वो आजादी उसकी मौत की वजह बन गई। सवाल सिर्फ इतना है, क्या समाज में औरत को सच में आजादी मिली है, या आज भी वो किसी की मिल्कियत भर है? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची घटनाएं दुनिया के सामने आएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रियल क्राइम केस के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चाई जितनी कड़वी हो उसे सामने लाना जरूरी होता है। धन्यवाद।